हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपना पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रिवोल्यूशन चैप्टर नंबर 2, और उसमें हम लोग कॉलोनिज्म इन अफ्रीका, कॉलोनियलिज्म इन एशिया, बर्लिन कॉन्फ्रेंस, इनके बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के होने में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के स्टार्ट होने से पहले ऐसे क्या क्या इवेंट हुए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का रीजन बने, कॉज हुए, ठीक है, कारण बने उसके। 1 अगस्त 1940 को फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। उससे पहले बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए और उन्हीं सभी इवेंट को वैसे ही कुछ जो सिचुएशन वर्ल्ड में बना, चाहे वो इकोनॉमिक सिचुएशन है, सीक्रेट जो ग्रुप्स बने, मिलिट्री रीजन, और कुछ ऐसे जो कंटेम्प्रोरी इवेंट थे उस समय के, इसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो फैक्टर हैं, इसमें से सेडोन वार के बारे में माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो सीड है इसी वॉर में जो है बोया गया था, सोन किया गया था, ठीक है। द सीड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज सोन इन सेडोन वार, इट इज़ बिलीव्ड। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्रिज्म, ग्रुपिज्म, फीलिंग ऑफ फियर्स, नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, फिलोसफी अबाउट वार एंड इमीडिएट रीजन, ठीक है। जो इमीडिएट रीजन है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो ये सभी फैक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग। पहला हम लोग सेडोन वार के बारे में पढ़ते हैं। क्या है सेडोन वार? देखो, सेडोन वार जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। इस वॉर में, इन सेडोन वार, जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, कंप्लीटली हरा दिया था। और जब फ्रांस हार गया इस सेडोन वार में, तो फ्रैंकफर्ट में 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ, ट्रीटी हुई, जिसको फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में ऐसा मेंशन किया गया, ऐसा उसमें प्रोविज़न किया गया कि फ्रांस को वार फाइन पे करना है, तथा, ठीक है, वार फाइन पे करना है, एंड फ्रांस के 2 प्रोविंस को, फ्रांस अपने 2 प्रोविंस लॉरेंस एंड अल्सेस जर्मनी को दे देगा, जर्मनी को देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रांस ने वार फाइन पे किया अकॉर्डिंग टू फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, एंड 2 प्रोविंस लॉरेंस एंड अल्सेस को देना पड़ा जर्मनी को। इसीलिए ड्यू टू ऑल दिस प्रोविजन, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो सेकेंड रीजन है, सेकेंड फैक्टर है, वह है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमी कैसे चेंज हो रही थी यूरोप का, और उसका रिजल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार में कैसे कन्वर्ट हुआ। देखो, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ों में कि इंग्लैंड अपनी कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट करता था। यानी जहाँ कहीं भी वो जाते थे, कॉलोनीज एस्टेब्लिश करते थे, तो वहाँ के रॉ मटेरियल, वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन को वो डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देते थे। और इन सभी एक्सप्लॉयटेशन से इंग्लैंड क्या हो गया, रिच कंट्री बन गया था। उसी समय यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोलोनाइजेशन के कारण यूरोप को, ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कोलोनाइजेशन, यूरोप को बहुत ज़्यादा ह्यूज रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लगा था, तो उस प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था। उसके बाद जब वे लोग एक्सपेंड कर रहे थे, जहाँ कहीं भी उन्होंने कॉलोनीज एस्टेब्लिश किया, जहाँ भी
यूरोपियन नेशन ने कॉलोनीज एस्टेब्लिश किया, तो उस कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में मेंटेन रखने के लिए उन्हें मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती थी, और मिलिट्री को खर्च देना है, पैसे देने हैं, तो इसके लिए उन्हें ह्यूज रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी। जर्मनी, इसी बीच जर्मनी में भी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो सभी जगह सभी कंट्री में हुआ, तो जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड के रेस्पेक्ट में, इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस, जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स। जर्मनी में जो प्रोडक्ट बनते थे, जर्मनी उसको सस्ते दामों में बेचना शुरू किया। क्यों? जिससे कि फ्रांस और इंग्लैंड को वह कम्पीट कर सके, क्योंकि इनकी फ्रांस और इंग्लैंड बहुत काफ़ी, उनके पास पैसे बहुत थे, रिच कंट्री थे, तो जर्मनी इनको कम्पीट करना चाहता था, जर्मनी को भी पैसे चाहिए था। दैट्स वाई यह जो है सस्ते दामों पे अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। इससे इंग्लैंड और जर्मनी के बीच एक इंटेंज इकोनॉमिक कंपटीशन शुरू हो गया, और इस कंपटीशन का रिजल्ट ये निकला कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर था। थर्ड जो फैक्टर है वह है मिलिट्रिज्म का। थर्ड फैक्टर मिलिट्रिज्म। ओके, इम्पोर्टेंट, मिलिट्री जो है, मिलिट्री बहुत ही ज़रूरी था एक्सपेंशन के लिए। ओके, इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ऑलरेडी अपने मिलिट्री को एक्सपेंड कर चुके थे ये लोग। जापान, इटली, जर्मनी भी कंपलसरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। कंपलसरी ट्रेनिंग मीन्स कि जो सिटीजन है जापान के, इटली के, जर्मनी के, इन लोगों ने अपनी कंट्री में कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग स्टार्ट किया, यानी सिटीजन को आर्मी में जाना ही जाना है उसको, ठीक है, रिक्रूट होना है, इन्होंने कंपलसरी कर दिया कंट्री में। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के साथ जर्मनी का बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। रसिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ये सब अपने मिलिट्री को बढ़ा रहे थे, मॉडर्नाइज कर रहे थे, नए नए इक्विपमेंट वो लोग डेवलप कर रहे थे, आर्मी में रिक्रूटमेंट ज़्यादा कर रहे थे, और इन्हीं सब से कंपटीशन था। तो इस कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए, और इस कंपटीशन से कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वार हो जाए, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ये सभी तीनों कंट्री ने, जापान, इटली, जर्मनी ने कंपलसरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। और ये जो मिलिट्रिज्म है, मिलिट्री ने एक सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वार क्रिएट कर दिया। ओके, यानी अब मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है तो कभी कभी कन्फ्रंटेशन भी होता था। इसलिए जो फोर्थ रीजन है, फोर्थ फैक्टर है, वह है ग्रुपिज्म। ठीक है, ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म क्या है? यानी कि बहुत सारी जो कंट्री हैं आपस में ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दें, एक दूसरे के साथ समझौता करके कि यदि कोई अटैक होता है किसी कंट्री पे तो दूसरी कंट्री हमारी हेल्प करेगी जिसके साथ ग्रुप बना हुआ है। तो एक तरह से ये सभी सीक्रेट ट्रीटीज थे, एक तरह से गुप्त जो सीक्रेट समझौते बने हुए थे सभी, ठीक है ना। तो इन ग्रुपिज्म, जब ग्रुपिज्म डेवलप हुआ तो वर्ल्ड जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। ओके, तो वर्ल्ड डिवाइडेड into 2 groups before First World War. One side जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है। एक साइड में कौन थे? वन साइड कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड टर्की एक साइड में थे। दूसरे साइड में जो दूसरा ग्रुप था उसमें इंग्लैंड, अदर साइड इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, जापान, ये सभी जो है दूसरे ग्रुप में थे। और इनके बीच
एक तरह से फीलिंग ऑफ जिलेसी, इनमिटी, मिसट्रस्ट, फियर क्रिएट हो गया। सो अ फीलिंग ऑफ जिलेसी, मिसट्रस्ट, फियर, एक दूसरे के प्रति डर जो है, क्रिएट वर्ल्ड वार 1 क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है ना, जैसे हम लोग पढ़ेंगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो तो उसमें 2 जो एक तरफ एक्सिस नेशन और दूसरी तरफ जो है एक और ग्रुप था, तो इस तरह से ग्रुप क्रिएट हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, और ये ग्रुप फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी एक रीजन बना। जो 5th फैक्टर है वह था फीलिंग ऑफ फियर्स, मतलब एक इंटेंस जो नेशनलिस्टिक फीलिंग थी वह भी एक फैक्टर बना, नेशनलिज्म, ये भी एक मेजर फैक्टर बना फर्स्ट वर्ल्ड वार के होने। इसमें क्या किया जाता था कि जो एक तरह से अपने कंट्री के टुवर्ड्स देयर कंट्री ये लोग ज़्यादा सेंटिमेंट होने लगे। अगर कोई कंट्री किसी अदर कंट्री को क्रिटिसाइज़ करती थी तो वो लोग चाहते थे कि उसको बदला लिया जाए, जो ह्यूमिलिएट किया गया है उसका बदला लिया जाए। ठीक है ना, तो ये सभी जो फीलिंग थे एक फैक्टर बना। जो बेल्जियम और ग्रीस का इंडिपेंडेंस है एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली, ठीक है ना, रिजल्ट क्या था, नेशनलिज्म का। ओके, तो पहला चीज़ तो हम लिखते हैं कि रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म क्या था, रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म ऑलरेडी, ठीक है, नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंसी ऑफ बुल्गारिया, ग्रीस, ठीक है ना, ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ठीक है, ये क्या थे, ये किसके रिजल्ट थे, नेशनलिज्म का ही रिजल्ट था। नेशनलिस्टिक जो रिवोल्यूशन जब यूरोप में स्टार्ट हुआ तो उसी का रिजल्ट था कि ये सभी कंट्री इंडिपेंडेंट बने। जो इकोनॉमिक जिलेसी थी, कंपटीशन था, कोलोनिज्म इन यूरोप, ये जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करना शुरू कर दिया, कोलाइड करना शुरू हो गया नेशनल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जिलियसी, कंपटीशन एंड कोलोनियलिज्म, जो टेंडेंसी है कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने की, कोलोनियलिज्म इन यूरोप, सभी कंट्रीज में इन्वॉल्व थे, यूरोप हैड इंक्रीज्ड एंड नेशनल इंटरेस्ट, एक दूसरी कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट है, बिगेन टू क्लैश। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब कहने का ये है कि जैसे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मान लो कि इंग्लैंड और जर्मनी है, इंग्लैंड भी चाहता है अपने कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना और जर्मनी भी चाहता है नए कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करना, चाहेगा ना, तो क्या करेंगे ये लोग। अब मान लो कोई रीजन है जहाँ पे इंग्लैंड ऑलरेडी अपना कॉलोनीज एस्टेब्लिश किया हुआ है और वहाँ पे जर्मनी भी अपना कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो दोनों चाहेंगे, किसी भी रीजन पे मान लो कि दोनों चाहेंगे कि दोनों को हम लोग को करना है, तो वहाँ पे अपना अपना वो क्या करें, वार फाइट करेंगे उस पर कंट्रोल करने के लिए। और इसी तरह के जो टेंडेंसी है बहुत सारे यूरोपियन नेशन में क्रिएट होना शुरू हो गया, आपस में ये लोग लड़ने लगे कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके,
जो जर्मन चीफ था, जर्मनी का उस समय का जो रूलर था, जर्मन चीफ कौन? कैजर विलियम, कैजर विलियम, ठीक है। और ये जो है वाज द अदर ओरिजिनेटर, इसने भी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इसी के अंदर में होता है, ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म, ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, इन लोगों ने कोलोनियलिज्म, ठीक है। और विलियम कैजर बिलीव करता था वर्ल्ड लीडरशिप में, किसमें? ठीक है, विलियम कैजर विलियम जो है ये बिलीव करता था, ठीक है, बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप, वर्ल्ड लीडरशिप, यानी कि ये वर्ल्ड लीडर बनना चाहता था विलियम कैजर। और ये जो एक जो इसका वर्ल्ड लीडर बनने का ख्वाब था, एक ड्रीम था, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और इसके वजह से जो वार है, वार की जो फीलिंग है वो ऑल ओवर नेशन में, अदर नेशन में भी फैलना शुरू हो गया। और इस तरह से जो फियर्स नेशनलिज्म का जो फीलिंग है, इमोशन है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक फैक्टर बन गया। उसके बाद आता है 6 में रोल ऑफ न्यूज़पेपर, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार होने में। किस तरह से ये क्या करते थे, अगर मान लो जर्मनी का पेपर है तो वह इंग्लैंड के बारे में बहुत ख़राब लिखेगा, फ्रांस के बारे में बहुत ख़राब लिखता था, और अपनी कंट्री के बारे में बहुत अच्छा लिखता था। अपनी कंट्री के जो सिस्टम था, गवर्नमेंट थी, उसको यूलोजाइज करते थे लोग, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। पब्लिक के अंदर एक तरह से हेट्रेड, दूसरी कंट्री के अगेंस्ट हेट्रेड की क्रिएट करते थे, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि सिटीजन, ठीक है, रेस्पेक्टिव कंट्री के सिटीजन एक दूसरे की कंट्री के साथ नफरत करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन लोगों ने, ठीक है, अराउज्ड न्यूज़पेपर, अराउज्ड सो मच हेट्रेड, ठीक है। कैसे? वहीं दूसरी कंट्री के बारे में खराब लिख करके अपनी कंट्री के बारे में अच्छा, या अगर कोई एक कंट्री जैसे इंग्लैंड, मान लो इंग्लैंड ने जर्मनी के बारे में, जो इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है वो अगर जर्मनी के बारे में कुछ लिख दिया, तो जर्मन न्यूज़पेपर क्या करता था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखता था, अपने लोगों को बहुत अच्छा बताता था और इंग्लैंड को बहुत ख़राब बताता था, ठीक है। अपना जैसे कि दुश्मन है, हम लोग को बर्बाद कर, इस तरह की चीज़ें जो है, जो झूठ की, जो फेक न्यूज़ थे वो सब बहुत ज़्यादा फैलाया जाता था। कोई भी इवेंट को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर दिया जाता था। इसके वजह से भी लोगों के अंदर जो है हेट्रेड बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। सो मच हेट्रेड एमंग पीपल, ठीक है, एमंग पीपल, ठीक है। कैसे, किस तरह से? डेरोगेटरी, प्रोवोकेटिव एंड एग्जैगरेटेड एंड फॉल्स राइटअप, ठीक है। क्या ये पब्लिश क्या करते थे? पब्लिश्ड, हमेशा ये लोग पब्लिश करते थे डेरोगेटरी, ठीक है ना, दूसरी कंट्री के अगेंस्ट जो भला बुरा कहते थे ये लोग, डेरोगेटरी, प्रोवोकेटिव, वार को ये लोग प्रोवोकेट करते थे, प्रोवोकेटिव, एग्जैगरेटेड एंड फॉल्स राइटअप्स, ठीक है। जो कुछ भी लिखते थे लोग, इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे कि जो कंट्री है, रेस्पेक्टिव कंट्री के सिटीजन, यानी जिस कंट्री का, जैसे जर्मनी का न्यूज़पेपर है तो वो जर्मनी के बारे में बहुत ज़्यादा जो है एग्जैगरेटेड न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़ ज़्यादा पब्लिश करते थे। अगर जर्मन न्यूज़पेपर किसी अदर कंट्री के बारे में लिख रहा है जो उसका
इनेमी कंट्री है, तो उसके बारे में बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड यूज करते थे, प्रोवोकेटिव वर्ड यूज करते थे और अपने सिटीजन को प्रोवोक करते थे वार के लिए, ठीक है ना। स्पीटिंग वेनोम अगेंस्ट रिवाल नेशन, ये लोग क्या करते थे, स्पीटिंग वेनोम, स्पीटिंग वेनोम मतलब जहर उगलना, ठीक है ना। तो स्पीटिंग वेनोम अगेंस्ट रिवॉल नेशन, जो दुश्मन कंट्री है उसके अगेंस्ट ये लोग बहुत ज़्यादा जो है गलत सलत चीज़ें लिख करके एक जहर उगलने का काम करते थे। एंड दिस ऑल दिस रोल ऑफ न्यूज़पेपर क्रिएट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, ठीक है, वार का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। तो ये न्यूज़पेपर का रोल था। उसके बाद हम लोग 7th देखते हैं, फिलोसॉफिकल रीजन क्या था, ठीक है, फिलोसॉफी अबाउट वार, ठीक है ना। वार के अबाउट किस तरह की फिलोसफी थी, कुछ जर्मन थिंकर थे जर्मनी में जो वार को लेकर के बहुत ही काफ़ी एग्रेसिव थिंकिंग रखते थे और उनका मानना था कि वार जो है नेशनल नीड है, ड्यूटी है नेशन की, और वार वहीं सर्वाइव कर सकता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो इस तरह के जो फिलोसफिकल मैक्सिम थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा रोल किए, ठीक है ना। तो कुछ जैसे पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ वार इज वेलफेयर, ओके, ये भी एक फिलोसफी थी। वार इज वेलफेयर मतलब वार करना क्या है, वेलफेयर वर्क है, ये करना चाहिए, ठीक है ना। तो टुक रूट मतलब एक मेन जो है एम बन गया और यही एक प्रिंसिपल बन गया यूरोप में। तो यूरोप में वार इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप, ठीक है। एक जर्मन राइटर था, जर्मन राइटर, उसका नाम था ट्रोट्स्की, ठीक है ना, जर्मन राइटर ट्रोट्स्की, ठीक है ना। ट्रोट्स्की इसने जो मैक्सिम कहा, जैसे इसने ट्रोट्स्की ने कहा था कि ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, मतलब समझे इसका क्या है। ट्रोट्स्की के अनुसार जो सिर्फ शक्तिशाली है वही जीवित रह सकता है, वही जीने लायक है, एंड वार एलोन इज नेशनल नीड। ट्रोट्स्की का कहना था कि वार क्या है, राष्ट्र की ज़रूरत है, नेशनल नीड है। तो इस तरह के मैक्सिम, इस तरह की जो फिलॉसफी है यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि जो इन्वायरमेंट है इतना ज़्यादा हेट्रेड भर गया इन्वायरमेंट में, वार लाइक सिचुएशन जो है क्रिएट होना शुरू हो गया। एक और राइटर थे जिनका नाम था नीट्शे, ठीक है, नीट्शे। इसका कहना था कि अ जर्मन राइट, ठीक है, ये भी एक जर्मन राइटर था, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड वार एज अ सेक्रेड वर्क, मतलब अकॉर्डिंग टू नीट्शे, जर्मन राइटर, इसका मानना था कि वार जो है एक पवित्र वर्क है और ये हर कंट्री को करना चाहिए। तो इस तरह की जो फिलॉसफी थी, ऑफ कोर्स ये वार को जन्म देंगे, ठीक है। जो लास्ट फैक्टर है वह था इमीडिएट रीजन, ओके, इमीडिएट रीजन क्या था। इमीडिएट रीजन था कि जिसके बाद से वार जो है स्टार्ट हो गया। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, ओके, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया
एंड हिज वाइफ क्या कर दिए गए, वर असैसिनेटेड मीन्स कि जो पॉलिटिकल मर्डर होता है उसको असैसिनेट कहते हैं, असैसिनेटेड, ठीक है, बाय अ मेंबर ऑफ सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप। सर्बिया का एक टेररिस्ट ग्रुप था ब्लैक हैंड, ठीक है ना, टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक हैंड, और इसके कुछ मेंबर जो है ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ को असैसिनेट कर दिए। ऑस्ट्रिया अल्टीमेटम दिया सर्बिया को, ठीक है ना, 48 आवर में सबमिट करने के लिए, ठीक है ना, हैंड ओवर करने के लिए, ठीक है, बट सर्बिया इसको इग्नोर कर दिया। ओके, तो ऑस्ट्रिया गेव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर विदिन 48 आवर्स। किसको, ये जो ब्लैक हैंड के मेंबर थे जिन लोगों ने असैसिनेशन में पार्टिसिपेट किया था, उन मेंबर्स को लौटाने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए, लेकिन सर्बिया इसको इग्नोर कर दिया। ओके, सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोर कर दिया इस मैटर को, जिसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सभी बातों को इग्नोर करते हुए बिना कुछ सुने ऑस्ट्रिया वार डिक्लेयर कर दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट सर्बिया। क्यों? क्योंकि सर्बिया ने ब्लैक हैंड को हैंड ओवर करने से मना कर दिया था और इसके वजह से अटैक किया और वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया इसी के साथ ही। तो ये इमीडिएट रीजन था ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ का मर्डर, जो कि सर्बिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ने किया था। ऑस्ट्रिया ने उसको अल्टीमेटम दिया 48 आवर्स में हैंड ओवर करने के लिए, सर्बिया इग्नोर कर दिया, तब जाके ऑस्ट्रिया